हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 5 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रश्नावली 5.4। इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न है AP 121, 117, 113 डॉट 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। हमें इस प्रश्न में एक AP दी गई है और हमें पूछा जा रहा है कि इस प्रश्न में इस AP के कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। प्रश्न में हमें कौन सा पद इस टर्म से समझ जाना है कि हमें इसमें संख्या ज्ञात करनी है और हमें nवां पद ज्ञात करना है। हमें प्रश्न में वह पद ज्ञात करना है जो सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, क्योंकि यह समांतर श्रेणी क्रमागत रूप से घटती जा रही है। अतः एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इसके घटते हुए पद ऋणात्मक हो जाएंगे। तो हमें इस प्रश्न के लिए वह सबसे पहला ऋणात्मक पद ही ढूंढना है। तो इस प्रश्न को ज्ञात करने के लिए हम सब n ज्ञात करेंगे और सबसे पहले ऋणात्मक पद को हम सब an मानेंगे। क्योंकि हमारा सबसे पहले ऋणात्मक पद को हमने an माना है और वह ऋणात्मक है, तो वह अवश्य ही 0 से छोटी होगी। अर्थात हम सब कह सकते हैं कि an स्मॉलर देन 0। आइए इसे हम सब हल करते हैं। प्रश्नानुसार हमें इस एपी में प्रथम पद 121 दिया गया है, इसे हम a से रिप्रेजेंट करेंगे। अतः हम सब इस एपी का सारवंतर ज्ञात करते हैं। तो हमारा सारवंतर a2 माइनस a1 ज्ञात करने पे हमें a2 के स्थान पे 117 है और a1 के स्थान पे 121 है, जहां a2 दूसरा पद 117 दिया था और पहला पद 120 दिया हुआ है हमारे इस एपी में। अर्थात a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 117 माइनस 121 इज इक्वल टू -4। हम सब a3 माइनस a2 करते हैं तो हमारा a3 113 है और a2 117 है। 113 माइनस 117 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि हमारा सारवंतर d -4 होगा। अतः हमें इस एपी में प्रथम पद a 121 दिया गया है और सारवंतर -4 है। सबसे पहला ऋणात्मक पद ढूंढता है कि वह सबसे पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम सब माना कि nवां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। क्योंकि nवां पद ऋणात्मक पद है, अर्थात an स्मॉलर देन 0 पद अर्थात an तथा nवां पद तक पदों की संख्या n होगा। हमारा nवां पद को हम सब an से रिप्रेजेंट करेंगे और nवें पद तक के कुल पदों की संख्या को हम सब n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम सब सूत्र से हल करते हैं। हम सब इस प्रश्न को an के सूत्र से हल करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस सूत्र में हमसे जितने भी मानक दिए गए हैं, ज्ञात मानकों के मान इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे और हल करेंगे। हमें a का मान 121 दिया गया है, तो हम सब a के स्थान पर 121 लिख देंगे। प्लस का साइन सूत्र से उतार देंगे और चूंकि हमें n अज्ञात है, अतः हमें n-1 यही उतार देना है और d के स्थान पे हमने सारवंतर -4 ज्ञात किया है, इसे d के स्थान पे हम सब -4 लिख देंगे। अब इससे हम सब आगे सॉल्व करेंगे। 121 का 121 उतार देंगे और -4 बारी बारी से n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। -4 इंटू प्लस n इज इक्वल टू -4n, -4 इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4, अर्थात -1 -4 मल्टीप्लाई होने पे +4 देंगे। अब हम सब प्लस 121 और +4 को ऐड करेंगे तो यह हमारा प्लस 125 हो जाएगा और -4 n उतार देंगे। क्योंकि nवां पद ऋणात्मक होगा और हमने nवें पद को an मान रखा है, अतः हमारा an 0 से छोटा होगा, अर्थात an लेस देन 0। 125 माइनस 4n an का मान है। क्योंकि nवां पद हमारा ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, इसलिए 125 माइनस 4n जो कि nवें पद है, यह भी 0 से छोटा होगा। अर्थात हम सब लिख सकते हैं 125 माइनस 4n लेस देन 0। आगे हल कर लेके हमें लेस देन साइन के लेफ्ट हैंड साइड में वाले पक्ष को बायां पक्ष और राइट हैंड साइड के पक्ष को दाहिना पक्ष मानना है। तो हम सब दोनों पक्षों में +4n जोड़ते हैं।
अगर बाएं पक्ष में प्लस 4n जोड़ेंगे तो माइनस 4n और प्लस 4n आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें बाएं पक्ष में 125 बचेगा। और दाहिने पक्ष में क्योंकि हमारा शून्य था और इसमें हम सब प्लस 4n जोड़ रहे हैं तो शून्य प्लस 4n इज इक्वल टू प्लस 4n ही होगा। अब हम सब देखते हैं, अब हम सब दोनों पक्षों में 4 से भाग दे देंगे, 125/4 हो जाएगा और 4n ओवर 4 करेंगे, 4n को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमें राइट हैंड साइड में दाहिने ओर n बचेगा। इस प्रकार से हमारा एक्सप्रेशन 125/4 लेस देन n प्राप्त होता है। 125/4 इज इक्वल टू 31.25 आएगा। तो हम सब पाते हैं कि 31.25 लेस देन n अर्थात 31.25 n से छोटा है। या हम सब इस प्रकार से समझ सकते हैं कि n 31.25 से बड़ा है, अर्थात n की वैल्यू 31.25 से कम नहीं हो सकती, अर्थात इससे बड़ी होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं n पदों की संख्या है और यह हमेशा पूर्ण संख्या होती है और हमारा n का मान 31.25 से बड़ी होगी, इसलिए हम सब n का मान पूर्ण संख्या 32 लेंगे, अर्थात इस प्रश्न के लिए हमारा पदों की संख्या n इक्वल टू 32 है, इसलिए 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को हल कर लिया है। अब हम सब प्रश्नावली 4.2 के अगले प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। हमें प्रश्न में दिया गया है किसी एपी के तीसरे पद अर्थात A3 और सातवें पद अर्थात A7 दोनों का योग 6 है, अर्थात A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6 है और उनका गुणनफल 8 है, अर्थात तीसरे पद A3 और सातवें पद अर्थात A3 और A7 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका गुणनफल 8 आता है। A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्नानुसार सभी शर्तों का मान रखते हुए हमें इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है, अर्थात हमें SN या S16 ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। प्रश्नानुसार हम सब तीसरे पद और सातवें पद का योग को 6 के इक्वल कर देंगे तो हमें इक्वेशन फर्स्ट A3 प्लस A7 इक्वल टू 6 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न के अनुसार हमें बोला गया है कि तीसरे पद और सातवें पद का गुणनफल 8 के इक्वल है, अतः हम सब A3 इंटू A7 इक्वल टू 8 कर देंगे और इससे हम सब इक्वेशन 2 मिल जाएगा। अब हम सब इन समीकरण को सहायता से आगे हल करेंगे। तो आइए हम सब समीकरण 1 को पहले थोड़ा सरल करते हैं। समीकरण 1 से हमारा समीकरण फर्स्ट A3 प्लस A7 इक्वल टू 6 है। हम सब A3 को अर्थात तीसरे पद को A प्लस 2D लिख सकते हैं, प्लस A7 को हम सब A प्लस 6D लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड में 6 का 6 उतार देंगे। ये हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस A प्लस 2A हो जाएगा और प्लस 2D प्लस 6D इज इक्वल टू प्लस 8D हो जाएगा और राइट हैंड साइड में हम सब 6 का 6 उतार देंगे। हम सब देख सकते हैं कि दाहिने और बाएं दोनों पक्षों के सभी पद 2 से कट रहे हैं, अतः हम सब चाहे तो दोनों पक्षों को 2 से भाग कर सकते हैं, या हम सब इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं कि हम सब बाएं पक्ष में 2 को कॉमन ले लें तो हमें 2A में से 2 कॉमन लेने पे हमें 2 बचेगा और प्लस 8D में से 2 कॉमन लेने पे हमें प्लस 4D बचेगा। हमने कॉमन लिया है या नहीं इसे पुष्टि करने के लिए इसे हम गुना करके देख सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हम सब ने जो कॉमन लिया वो सही है। 2 इंटू A 2A 2 इंटू 4D 8D, अतः हमने जो कॉमन लिया वो सही है। अब राइट हैंड साइड पे हम सब 6 का 6 उतार देंगे। अब हम सब दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, 2 1 जा 2, बाएं पक्ष में 2 कैंसिल हो जाएगा और दाहिने पक्ष में 2 से भाग देने पे 2 3 जा 6 3 टाइम्स में कटेगा और हमें अगला स्टेप प्राप्त होगा A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम सब यदि A का मान निकालें तो हमें A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D प्राप्त होगा। इसे हम सब इक्वेशन 3 मान लेंगे। यह इक्वेशन 3 समीकरण फर्स्ट का सरलतम रूप है। अब हम इसी प्रकार से समीकरण 2 को सरल करेंगे। तो आइए हम सब समीकरण 2 को सरल करते हैं। समीकरण 2 से हमारा समीकरण 2 है A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8, अर्थात तीसरे तथा सातवें पद का गुणनफल 8 के बराबर है। तो इसे हम सब हल करते हैं। A3 के स्थान पे हम सब A प्लस 2D लिख देंगे और मल्टीप्लाई के रूप में A7 के स्थान पे A प्लस 6D लिख देंगे और राइट हैंड साइड में 8 उतार देंगे।
अब हम सब ए से दूसरे ब्रैकेट के अंदर के सभी पदों को गुणा कर देंगे। ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू 6d, 6ad हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सब पहले ब्रैकेट के अंदर के दूसरे पद से दूसरे ब्रैकेट के अंदर सारे पदों को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 2d इंटू ए प्लस 2ad प्लस 2d इंटू प्लस 6d, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, 2 6 12 और d इंटू 2 डी स्क्वायर। इस प्रकार से हमें स्टेप ए स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 2ad प्लस 12 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्राप्त हो जाएगा। हम सब देख सकते हैं कि प्लस 6ad और प्लस 2ad एक ही वर्ग के हैं, अतः ये सब आपस में जुड़ जाएंगे और हमें अगला इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्राप्त हो जाएगा। इसे हम सब इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे। समीकरण 4 में a का मान रखेंगे। समीकरण 3 से हम सब a का मान समीकरण 4 में रखेंगे। हमने समीकरण 3 में a का मान 3 - 4d ज्ञात किया था, तो हम सब समीकरण 4 में जहां जहां पे a है वहां पे a का मान 3 - 4d सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें स्टेप a स्क्वायर के स्थान पे 3 - 4d का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 8 रहने देंगे और ad के स्थान पे a के स्थान पे हम सब 3 - 4d लिखेंगे और d के स्थान पे d रहने देंगे। इसी प्रकार से 12d स्क्वायर उतार देंगे और राइट हैंड साइड में 8 उतार देंगे। तो हमने समीकरण 4 में a का मान इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब हम सब इसे हल कर लेंगे। 3 - 4d का होल स्क्वायर हल करेंगे a - b के होल स्क्वायर के जैसे। तो हम सब 3 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस 2ab के स्थान पे हमें -2 सूत्र से लिखना है और ab के स्थान पे हमारा a के स्थान पे 3 है और b के स्थान पे -4d है। तो हम सब -2ab के स्थान पे -24d लिख देंगे और फॉर्मूले से प्लस का साइन लिखेंगे और b का स्क्वायर के स्थान पे हमारा b के स्थान पे 4d है, तो हम सब 4d का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात 3 - 4d का होल स्क्वायर तोड़ने पे हमें 9 - 4d प्लस 16d स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम सब अब इसे हल करेंगे। 8 3 जा 24 इंटू डी 24d प्लस 8 इंटू -4d इंटू डी दैट इज +4 प्लस माइनस माइनस 8 4 जा 32 d इंटू डी स्क्वायर -32d स्क्वायर और प्लस 12d स्क्वायर को उतार लेंगे और राइट हैंड साइड पे 0 लिख देंगे, राइट हैंड साइड पे 8 लिख देंगे। अब हम सब देखते हैं -24d और +24d आपस में कैंसिल हो रहे हैं, अतः हम सब इसे कैंसिल कर देंगे। तो d के घात 1 वाले पद कैंसिल हो चुके हैं। अब हम सब d के घात 2 वाले पद देखते हैं, तो हमें +16d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर और -32d स्क्वायर प्राप्त होता है। हम सब प्लस प्लस को ऐड कर ले तो 16 + 12 प्राप्त होता है जो कि प्लस में है, और इस +28d स्क्वायर को और -32d स्क्वायर को सॉल्व करें तो माइनस और प्लस आपस में माइनस हो जाएंगे, क्योंकि बड़े के साथ माइनस साइन इसलिए माइनस साइन लगेगा, और 32 में से 28 माइनस होने पे हमें -4d स्क्वायर प्राप्त होगा। इस तरह से हमने d के घात 2 वाले पद और d के घात 1 वाले पद को सॉल्व कर लिया है। अब हमें कांस्टेंट टर्म +9 को उतार देंगे। इस प्रकार से हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होने पे -4d स्क्वायर प्लस 9 प्राप्त होगा और राइट हैंड साइड में 8 का 8 उतार देंगे। अब हम सब यदि -4d स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेजते हैं तो यह हमें +4d स्क्वायर बन जाएगा, और 8 को लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं तो यह -8 में बदल जाएगा। और अब हम सब इसे सीधा कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, तो हमें +4d स्क्वायर इक्वल टू 9 - 8 प्राप्त होगा। 9 - 8 इक्वल टू 1 होता है, अतः 4d स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम सब 4 जो कि मल्टीप्लाई के रूप में है लेफ्ट हैंड साइड में, इस राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह डिवाइड के रूप में चला जाएगा, तो हमें d स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्राप्त होगा। अब हम सब d के घात 2 को जब दाहिने ओर भेजेंगे तो यह हमें वर्ग रूट में बदल जाएगा, अतः हमें d इक्वल टू √1/4 देगा। जब भी हम सब रूट को सॉल्व करते हैं तो हमें हल प्लस माइनस से प्राप्त होता है। 1 का रूट 1 होगा और 4 का रूट 2 होगा, अतः हमें √1/4 को सॉल्व करने पे प्लस माइनस हाफ प्राप्त होगा। अतः हमने यहाँ तक सारवंतर प्लस माइनस हाफ ज्ञात कर लिया है। क्योंकि हमें सारवंतर 2 मिले हैं, प्लस हाफ तथा माइनस हाफ, अतः हम सब बारी बारी से d के इन दोनों मानों को समीकरण 3 में रखेंगे।
प्रथम पद का मान ज्ञात हो जाए। 3 है a प्लस a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। इस समीकरण में हम सब d के मान को रखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सब d के पॉजिटिव मान अर्थात d इज इक्वल टू प्लस हाफ रखते हैं। तो हमें d के वैल्यू प्लस हाफ को रखना है, तो हम सब लेफ्ट हैंड में a रहने देंगे और राइट हैंड साइड में 3 रहने देंगे और माइनस 4d के स्थान पे माइनस 4 इंटू हाफ लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करने पे हमें a इज इक्वल टू प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। को बोला गया था यदि हम सब a के इस मान प्लस 1 d प्लस हाफ और n इज इक्वल टू 16 लेके Sn ज्ञात करते हैं अर्थात 16 पदों का योग ज्ञात करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। आइए हम सब इसे ज्ञात करते हैं। सब S16 ज्ञात करेंगे a की वैल्यू प्लस 1 लेकर के और d की वैल्यू प्लस हाफ लेते हुए और n का मान 16 लेते हुए। तो हमें n के स्थान पे 16 लिख देना है, a के स्थान पे प्लस 1 लिखना है और d के स्थान पे प्लस हाफ लिखना है। तो हमें यह सूत्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। n/2 के स्थान पे हम 16/2 लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर 2a के स्थान पे 2 इंटू a लिखेंगे और सूत्र से प्लस उतारेंगे और n-1 के स्थान पे 16-1 लिखेंगे और d के स्थान पे इंटू हाफ लिख देंगे। अब हम इसे आगे हल करेंगे। ब्रैकेट के बाहर 16/2 इज इक्वल टू 8 होगा और ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 1 2 होगा और 16-1 15 इंटू हाफ अर्थात 15/2 प्राप्त होगा प्लस के साथ। अब हम सब 8 को यूँ उतार देंगे और ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमें यह फ्रैक्शन का ऐड करने से 19/2 प्राप्त होगा। सिंपली हम सब देख सकते हैं कि 2 और 8 आपस में कट रहे हैं, अतः हम सब 2 से 8 को कटाएंगे। 2 4 जा 8 तो हमें 4 टाइम्स में 8 कटता हुआ दिखेगा। अब हमें इस 4 से 19 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 4 इंटू 19 4 जा 76 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने पहले केस के लिए d इज इक्वल टू प्लस हाफ और प्लस 1 a का मान लेते हुए हमने Sn ज्ञात किया तो हमें Sn प्लस 76 प्राप्त होता है। अब हम सब d के दूसरे मान माइनस हाफ लेकर के हल करेंगे लेंगे तो हमें समीकरण 3 में d के स्थान पे माइनस हाफ रखना है। तो हमें इस प्रकार से समीकरण 3 को हल करने पे a का मान प्लस 5 प्राप्त होगा। अब हम सब Sn ज्ञात करेंगे d का मान माइनस हाफ लेते हुए, a का मान प्लस 5 लेते हुए और n इज इक्वल टू 16 लेते हुए। तो हमें आइए Sn ज्ञात करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। इस फॉर्मूले पे हम सब d का मान माइनस हाफ, a का मान प्लस 5 और d और n का मान 16 रखेंगे। तो आइए इसे हल करते हैं। n/2 के स्थान पे हम सब 16/2 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर 2a के स्थान पे 2 इंटू a की वैल्यू प्लस 5 लिखेंगे और सूत्र से प्लस का साइन उतारेंगे और n-1 के स्थान पे n की वैल्यू 16 और माइनस d उतार देंगे और इंटू d के स्थान पे हम सब d की वैल्यू माइनस हाफ लिखेंगे। 2 इज इक्वल टू 8 होता है और ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 5 10 हो जाएगा और 16 में से 1 घटाएंगे 15 होगा और 15 इंटू प्लस 15 इंटू माइनस हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15 इंटू माइनस हाफ माइनस 15/2 हो जाएगा। अब हम सब इस फ्रैक्शन को हल कर लेंगे तो हमें 5/2 प्राप्त होगा। इस 5/2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम सब देख रहे हैं कि 2 और 8 आपस में कट रहे हैं, इसलिए 2 से हम सब 8 को कटा लेंगे। 2 4 जा 8 4 टाइम्स में 8 कट जाएगा। अब हम इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें d के अलग अलग मानों के लिए Sn 2 Sn प्राप्त हो रहे हैं, अतः x16 के मान हमें 2 प्राप्त होंगे इस प्रश्न के लिए। अतः हमारा Sn 20 होगा और 76 होगा। अब हम इस प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगी है, जैसा कि आकृति 5.7 में दिखाया गया है। डंडों की लंबाइयाँ एक समान रूप से घटती जाती है, अर्थात नीचे की डंडी सबसे बड़ी है तथा जैसे जैसे डंडी ऊपर चली जाती है डंडे की लंबाई समान रूप से घटती चली जाती है। तो सबसे नीचे डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 1/2 है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। हमें इस प्रश्न के लिए संकेत में दिया गया है कि डंडों की संख्या हमें 250/25 + 1 लेना है। तो आइए हम सब इसे हल करते हैं। एक आकृति दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि यह एक सीढ़ी की आकृति है और इसमें क्रमागत कुछ डंडे लगे हुए हैं। सीढ़ी के सबसे नीचे के डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सीढ़ी के सबसे ऊपर के डंडे की लकड़ी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है।
तथा यह क्रमागत नीचे से ऊपर की ओर घटती जा रही है। निचले सीढ़ी की लकड़ी की तथा ऊपर के सीढ़ी की लकड़ी के बीच की दूरी 2 ऑफ 1/2 मीटर है, अर्थात 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर है, तथा प्रत्येक दो क्रमागत दंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो हमें इस आकृति की सहायता से हमें इस प्रश्न को हल करना है। हमें इस आकृति में प्रयुक्त सीढ़ी में कुल कितने डंडे लगे हैं, डंडों की संख्या ज्ञात करनी है। डंडा में प्रयुक्त कुल लकड़ियों की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें दिया गया है कि सीढ़ी के क्रमागत दो दंडों के बीच की परस्पर दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्रमागत दो दंडों के बीच की परस्पर दूरी 25 सेंटीमीटर है तथा ऊपरी और निचले दंडे के बीच की दूरी 1/2 मीटर है। डेट इज 2 2 4 + 1 5/2। अगर हम सभी से सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो 5/2 × 100 सेंटीमीटर डेट इज 250 सेंटीमीटर है। दंडों की संख्या को हम सब n मान लेंगे जो कि सीढ़ी बनाने में प्रयुक्त हुई है, और हमें सीढ़ी बनाने में प्रयुक्त कुल नीचे से ऊपर तक लगी हुई डंडियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सब मानते हैं कि डंडों की संख्या n है, और हमें प्रश्न में दिया गया है कि डंडों की संख्या हमें 250/25 + 1 लेना है। तो हम सब यहाँ से डंडों की संख्या 25 × 250 डेट इज 10 + 1 डेट इज 11 प्राप्त करते हैं। यह हमें प्रश्न से दिया गया है। सबसे नीचे के डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, जो कि सबसे लंबी है। इसे हम इस सूची का प्रथम पद या इस एपी का प्रथम पद ए मान लेंगे, और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई को अंतिम पद अर्थात एन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें सीढ़ी के क्रमागत दंडों को बनाने में प्रयुक्त कुल आवश्यक लकड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सीढ़ी में कुल कितने डंडे लगे हुए हैं और उनकी कितनी लंबाइयाँ हैं, इसे ज्ञात करने के लिए हमें सीढ़ी में लगे कुल क्रमागत दंडों की लंबाई का योग करना होगा। तो आइए इसे हम सब एसन मानते हैं और इनकी लंबाई का कुल योग ज्ञात करते हैं। एसन को हम सब एसन के सूत्र से हल करेंगे। हम सब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, एसन इज इक्वल टू n/2 ऑफ a + l, जहाँ पे n पदों की संख्या है, अर्थात सीढ़ी में लगे दंडों की संख्या है। तो हमने सीढ़ी में लगे दंडों की संख्या 11 ज्ञात किया है, अर्थात n/2 के स्थान पर हम सब 11/2 लिख देंगे, और a हमारा सबसे नीचे लगी हुई डंडे की लंबाई है, जो कि 45 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से l अर्थात an या अंतिम पद सीढ़ी में लगे डंडे की सबसे ऊपर वाली लंबाई है, अर्थात अंतिम सीढ़ी के डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर। तो अंतिम पद हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें n/2 के स्थान पर 11/2 लिखना है, और अंतिम पद के यहाँ पर 25 लिखना है, और फर्स्ट के जगह पे 45 लिखना है। अब इसे हल कर लेंगे, 11/2 को रहने देंगे और 45 + 25 = 70 हो जाएगा। और 2 से हम सब देख सकते हैं कि 2 से 70 कट रहा, तो हम 2 से 70 को कटवा लेंगे। 2 35 × 70, तो यह 35 टाइम्स में कट जाएगा। अब हम सब 11 × 35 करेंगे तो हमें 385 प्राप्त होगा। यह हमने सीढ़ी में लगे कुल डंडों की लंबाई ज्ञात की है, जो कि 385 सेंटीमीटर है। अतः हम सब ने सीढ़ी में लगे डंडे की लंबाई ज्ञात कर लिया है। अतः सीढ़ी में क्रमागत दंडों को बनाने के लिए कुछ आवश्यक लकड़ी की लंबाई एसन इज इक्वल टू 385 सेंटीमीटर है। अब हम सब इस प्रश्नावली के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। हम ऐसा प्रश्न के अनुसार मान के चलते हैं कि मकानों की संख्या एक पंक्ति में है, और प्रत्येक मकान को एक नंबर के रूप में, संख्या के रूप में 1 से लेकर के 49 तक, अर्थात 1 से लेकर 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है, अर्थात कि x से अंकित मकान से पहले के सभी मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है, तथा x का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम सब प्राप्त आंकड़ों से एक सूची तैयार करते हैं, फिर इसे हल कर सकते हैं आसानी से। कहा गया है कि हमें एक क्रम से, एक क्रमागत रूप से मकानों को रखना है एक पंक्ति में, और हमें प्रत्येक मकान को 1 से लेकर के 49 तक अंकित कर देना है। तो हमने माना पहले पंक्ति के पहले मकान को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से, चौथे को 4 से, इसी तरह से अंतिमवें को 49 से रिप्रेजेंट किया।
1 से लेकर 49 तक, 1 से लेकर 14 तक अंकित मकानों की संख्याओं का योग S49 हो जाएगा। अंकित मान x भी है। एक से लेके x के पहले तक के अंकित मकानों के अंकों का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। अंकित अंकों का योग को रिप्रेजेंट करते हैं। x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, या यूँ कहें कि x से लेकर के x-1 तक के मकानों की संख्याओं का योग Sx-1 अर्थात Sx-1 होगा। x के पहले तक, 1 से लेकर x के पहले तक के अंकों का जो योग होगा उस x के बाद वाले सभी अंकों के योग के बराबर होगा। तो x के बाद वाले अंकों का योग हम सब किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? तो x के बाद वाले सभी अंकित अंकों का योग हम यदि कुल में से अंकित मकान का योग घटा ले तो हमें जो पर्याप्त सम बचेगा वह x+1 से लेके 49 तक के अंकों का सम होगा। इसे हम सब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। 1 से अंकित मकान से लेकर के x-1 तक के मकानों के संख्याओं का योग Sx-1 होगा। इसी प्रकार से 1 से लेकर के x तक के अंकित मकानों की संख्याओं का योग Sx होगा और 1 से लेकर के 49 तक हम सब अगर सम करें तो इनके संख्याओं का योग Sx होगा। तो प्रश्न में बोला गया है कि 1 से लेकर के x-1 तक अर्थात x के पहले तक का योग Sx-1 x के बाद वाले सभी अंकों के बराबर है अर्थात Sx-1 S49 माइनस Sx के बराबर है। इसी प्रकार 1 से लेकर अंकित मकान से x तक के मकानों की संख्याओं का योग Sx हो जाएगा और 1 से लेकर 49 तक के अंकित मकानों का योग Sx हो जाएगा, S49 हो जाएगा। तो आइए हम प्रश्नानुसार हल करते हैं। हमारा 1 से लेकर के x-1 अर्थात x से पहले तक के सभी अंकों का योग Sx-1 x के बाद वाले सभी अंकों का योग के बराबर होगा अर्थात अगर पूरे में से Sx तक की संख्याओं को जोड़ दें, Sx तक की संख्याओं को घटा दें तो हमें वह सम 1 से लेकर के x-1 तक के अंकों का योग के बराबर होगा। इसे हम मैथमेटिकली Sx-1 इज इक्वल टू S49 माइनस Sx के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम सभी इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। x-1 S49 तथा Sx का मान ज्ञात करेंगे और समीकरणों में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम सब Sx-1 ज्ञात करते हैं। Sx-1 के लिए हमारा सूची 1 से लेकर के x-1 तक समाप्त हो जाएगा। इस सूची में हम सब देख सकते हैं कि हमारा प्रथम पद a इज इक्वल टू 1 है, सारवत्तर d इज इक्वल टू 1 है और अंतिम पद x-1 अंतिम है अर्थात x-1 हमारा अंतिम पद है और कुल पदों की संख्या n भी हमारा x-1 के बराबर होगा। नंबर्स सक्सेसिव क्रमागत रूप से ली है जो कि 1 से लेकर के x-1 तक गई है अतः पदों की संख्या x-1 होगी और अंतिम पद भी हमारा x-1 ही होगा। अब हम सब प्रथम पद सारवंतर पदों की संख्या तथा अंतिम पद को सम वाले सूत्र में रखेंगे। -1 ज्ञात करने पे हम सब Sx-1 ज्ञात करने के लिए हम सब Sn के Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l का सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम इस सूत्र में n के स्थान पे x-1 लिखेंगे और ओवर 2 लिख देंगे और इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर a के स्थान पे हमारा प्रथम पद 1 है इसलिए 1 लिख देंगे और प्लस सूत्र से लिखेंगे और अंतिम पद l के स्थान पे x-1 लिख देंगे। अब इसे हम सब आगे सॉल्व करेंगे। हम सब पाते हैं कि ब्रैकेट के अंदर -1 + 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हमारा x बचेगा जो कि x ऑफ x-1 ओवर 2 के इक्वल है। अब हम सब बारी बारी से x को x-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू -1 माइनस x ओवर 2 हो जाएगा। इस तरह से हमने Sx-1 x स्क्वायर माइनस x ओवर 2 ज्ञात किया है। अब हम सब S49 ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए क्योंकि हमें
इस सूची में कुल पदों की संख्या भी 49 ही है, अतः हमें कुल पदों का योग करना है। यहाँ हमारा प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर d इक्वल टू 1 है, क्योंकि प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर 1 है। और पदों की संख्या अंतिम पद के बराबर होगी, क्योंकि इसमें सभी पदों की संख्या क्रमागत ही ली गई है, अतः हमारा अंतिम पद भी 49 होगा और पदों की संख्या n भी 49 के इक्वल होगा। मानों को लेकर के Sn ज्ञात कर लेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l के सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम सब। S49 ज्ञात करने के लिए हम सब n के स्थान पे 49 लिखेंगे, तो हमें n/2 के स्थान पे 49/2 हो जाएगा, और अंडर ब्रैकेट a प्लस l के स्थान पे a का वैल्यू 1 लिखेंगे, और अंतिम पद an या l के स्थान पे हम सब 49 लिख देंगे। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। 49/2 को उतार देंगे और 1 + 49 = 50 होगा। हम सब देख सकते हैं कि 2 से 50 25 टाइम्स में कट रहा है, तो हम सब 49 × 25 लिखेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें 1225 अर्थात 1225 प्राप्त हो जाएगा। इससे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। हम सब Sx ज्ञात करेंगे। Sx ज्ञात करने के लिए हम सब इस सूची को 1 से लेकर के x तक के पदों को लेंगे। यहाँ पे हमें प्रथम पद के रूप में 1 है और सार्वत्तर हमारा d है, और पदों की संख्या अंतिम पद अर्थात x के बराबर होगी, इसलिए पदों की संख्या n = x होगा और अंतिम पद भी हमारा x होगा। तो आइए अब सब इन सभी की सहायता से हम सब Sn ज्ञात करते हैं। Sx ज्ञात करने के लिए हम सब Sn के Sn = n/2 ऑफ a प्लस l के सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो n/2 के स्थान पे हम सब n अर्थात पदों की संख्या x रखेंगे, तो x/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस l के स्थान पे प्रथम पद के स्थान पे a का मान 1 रखेंगे और अंतिम पद के स्थान पे अंतिम पद का मान x रखेंगे, और इसे हम सब आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारा x ऑफ 1 + x/2 प्राप्त होगा। अब हम सब x से बारी बारी से 1 + x को गुना करेंगे, तो हमें x × 1 x और x × x² x × x प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें Sx की वैल्यू x² + x/2 प्राप्त होगा। इसे हम सब इक्वेशन 4 मान लेंगे। हमने समीकरण 2 में x-1 ज्ञात किया है, समीकरण 3 में S49 ज्ञात किया है, और समीकरण 4 में Sx ज्ञात किया है। अब हम सब समीकरण 2, 3, 4 तीनों का मान समीकरण 1 में रख देंगे। हमारा समीकरण 1 Sx-1 = S49 - Sx है। तो हम सब Sx-1 का मान x² - x/2 रखेंगे, और S49 का मान 1225 रखेंगे। माइनस का साइन सूत्र से लिखेंगे, और Sx के स्थान पे Sx का मान x² + x/2 लिख देंगे। अब हम सब इसे सॉल्व करेंगे। हम सब एक जाति वाले पद को एक साइड अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। माइनस x² + x/2 को जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो यह प्लस x² + x/2 बच जाएगा, और राइट हैंड साइड में 1225 बच जाएगा। अब हम सब इसे सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शनल ऐड की तरह। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए दोनों का एलसीएम भी 2 ही होगा, और ऊपर में कोई भी गुणक इनके न्यूमरेटर से गुना नहीं होगा, अतः हमें जो भी न्यूमरेटर है सेम का सेम उतार देना है और ऐड कर लेना है सिंपली। तो पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x² - x उतार लेंगे, प्लस का साइन सूत्र से देंगे, और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x² + x उतार लेंगे, और हम सब टोटल के बट्टे में हमारा दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 लिख देंगे। अब हम सब देखते हैं कि -x तथा +x आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो इसे हम सब कैंसिल कर देंगे, और x² + x² 2x² हो जाएगा, और बट्टे में हम सब 2 उतार देंगे, और दाहिने साइड पे 1225 यूँ ही उतर जाएगा। तो देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हम सब 2 को कैंसिल करवा देंगे, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में x² बचेगा, और राइट हैंड साइड पे 1225 यूँ ही उतार देंगे। अब हम सब x² को जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो यह हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें x की वैल्यू √1225 प्राप्त होगा। √1225 का वैल्यू 35 होता है, क्योंकि यह 35 का स्क्वायर है, अतः √1225 = 35 हमें प्राप्त होता है। यह x की वैल्यू है के मान ज्ञात करने को कहा गया था, अतः हमने x का मान 35 ज्ञात कर लिया है। अब हम सब इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न 5 को हल करेंगे। के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है, जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है, और वह ठोस कंक्रीट से बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर का फैलाव है, अर्थात चौड़ाई है। देखिए आकृति 5.8, हमें यहाँ पे आकृति 5.8 दी गई है। इसे हम सब देख करके आसानी से समझ सकते हैं।
की सीढ़ी की लंबाई, चौड़ाई व गहराई क्या है। आयतन परिकलन कीजिए। हमें चबूतरे का कुल आयतन ज्ञात करना है। हमें इस पृष्ठ के संकेत के रूप में दिया गया है कि पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन 1/4 मीटर इंटू 1/2 मीटर इंटू 50 मीटर क्यूब है। स्पष्ट है कि सीढ़ी में प्रयुक्त चबूतरे में प्रयुक्त जितनी भी सीढ़ियां हैं 15 सीढ़ियां, प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर्स है, 1/4 मीटर है तथा प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 1/2 मीटर है। तो यदि हम सब पहले सीढ़ी में प्रयुक्त कंक्रीट का आयतन ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 1/4 मीटर तथा ऊंचाई 1/2 मीटर होगा। तो आइए हम सब पूरे चबूतरे का आयतन ज्ञात करते हैं। पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन होगा पहले सीढ़ी का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल के बराबर, अर्थात आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो हम सब लंबाई के स्थान पे 50 मीटर लिखेंगे, चौड़ाई के स्थान पे 1/4 मीटर लिखेंगे और ऊंचाई के स्थान पे 1/2 मीटर लिखेंगे। 1/4 मीटर तथा गहराई या ऊंचाई के स्थान पे हमें 1/2 मीटर लिख देना है। अब हम सब इन तीनों को गुना कर लेंगे तो हमें पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात हो जाएगा। हम सब देख सकते हैं कि 50 2 से 25 टाइम्स में डिविजिबल है, अतः हम सब 2 से 50 को 25 टाइम्स में कटा लेंगे तो हमें न्यूमरेटर के स्थान पे 25 बच जाएगा और डिनोमिनेटर के स्थान पे सिर्फ 4 बच जाएगा। अतः हमें इसे गुना करने पे 25/4 मीटर क्यूब प्राप्त होगा, जो कि पहली सीढ़ी को बनाने में प्रयुक्त कंक्रीट का आयतन है। इसी प्रकार से हम सब दूसरी सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन ज्ञात करेंगे। दूसरी सीढ़ी के लिए सीढ़ी की लंबाई 50 मीटर ही रहेगी, चौड़ाई 1/4 मीटर ही रहेगी, परंतु गहराई समतल जमीन से लेकर के दूसरे सीढ़ी तक की ऊंचाई, क्योंकि प्रत्येक की 1/2 मीटर है, अतः दूसरे सीढ़ी तक की कुल ऊंचाई 1/2 + 1/2 मीटर, डेट इज हाफ + हाफ = 1 मीटर के इक्वल हो जाएगी। तो आइए हम सब लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 1/4 मीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर को लेकर के दूसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन ज्ञात करते हैं। के स्थान पे हम सब 50 मीटर लिखेंगे, चौड़ाई के स्थान पे 1/4 मीटर लिखेंगे और ऊंचाई के स्थान पे हमें हाफ + हाफ मीटर, डेट इज 1 मीटर लिखना है। तो हम सब देखते हैं कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें 50/4 × 1 मीटर क्यों प्राप्त होता है। हम सब देख सकते हैं कि 50 और 4 2 से डिविजल है, अतः हम सब 2 से इसे कटा लेंगे। 2 × 2 = 4 और 50 25 टाइम्स में 2 × 25 = 50 कटेगा और हमें 25/2 × 1 डेट इज 25/2 मीटर क्यूब प्राप्त होगा। यह दूसरी सीढ़ी को बनाने में कुल लगी कंक्रीट का आयतन है। इसी प्रकार से हम सब तीसरी सीढ़ी को बनाने में लगे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सब जितनी भी सीढ़ी को बनाने में लगे कंक्रीट का आयतन ज्ञात करेंगे। प्रत्येक सीढ़ी के लिए लंबाई और चौड़ाई समान रहेगी, परंतु ऊंचाई प्रति सीढ़ी पर हाफ मीटर बढ़ती चली जाएगी। तो तीसरी सीढ़ी के लिए हमें तीसरी सीढ़ी की ऊंचाई हाफ + हाफ + हाफ डेट इज 1/2 + 1/2 + 1/2 मीटर लेना है। अतः जब हम सब तीसरी सीढ़ी को बनाने में कंक्रीट का आयतन ज्ञात करेंगे तो एल के स्थान पर 50 मीटर लेंगे और बी के स्थान पर चौड़ाई के स्थान पर 1/4 मीटर लेंगे और ऊंचाई के स्थान पर हाफ + हाफ + हाफ मीटर डेट इज 3/2 मीटर लेंगे। तो इसे सॉल्व करने पे हमें 50/4 × 3/2 मीटर क्यूब प्राप्त होगा। हम सब देख सकते हैं कि 2 से 50 25 टाइम्स में डिविजल है, अतः हम सब 2 से 50 को कटा देंगे तो हमें 25 टाइम्स में 50 कटता हुआ दिखेगा और 25 × 3 करेंगे तो हमें 75 प्राप्त होगा और 4 को हम सब नीचे उतार देंगे। अतः हमें तीसरी सीढ़ी के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई सॉल्व करने पे हमें तीसरी सीढ़ी का आयतन 75/4 मीटर क्यूब प्राप्त होता है। इसी तरह से हम सब 15 सीढ़ियों तक ज्ञात कर सकते हैं। अतः इस आंकड़े से हमें एक सूची प्राप्त होती है। 25
ओवर 4, 25 ओवर 2, 75 ओवर 4 डॉट 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 15 पदों तक, क्योंकि सीढ़ियों की संख्या चबूतरे में 15 है। सूची का प्रथम पद 25/4 है, द्वितीय पद 25/2 है तथा तीसरा पद 75/4 है। तो आइए सबसे पहले हम सब जांच लेते हैं कि यह सूची AP में है अथवा नहीं। तो इसके लिए हम सब सारबंतर ज्ञात करेंगे। सारबंतर A2 - A1 ज्ञात करने से हमें A2 के स्थान पे 25/2 लिखना है और A1 के स्थान पे 25/4 लिखना है। अब इस फ्रैक्शनल ऐड को हम सब सॉल्व करेंगे तो हमें D की वैल्यू 25/4 प्राप्त होगा। यदि हम सब A3 - A2 करते हैं, A3 के स्थान पे 75/4 माइनस A2 के स्थान पे 25/2, अगर इस फ्रैक्शनल ऐड को हम सब सॉल्व करते हैं तो भी हमें D की वैल्यू 25/4 प्राप्त होती है। अतः हम सब संतुष्ट हो चुके हैं कि हमारा सारबंतर प्रत्येक स्थिति में इस दी गई सूची के लिए 25/4 ही प्राप्त होगा। अतः यह दी गई सूची AP में है, जिसका प्रथम पद 25/4 तथा सारबंतर भी 25/4 है और कुल पदों की संख्या N 15 है। अब हम सब इन आंकड़ों की सहायता से कुल चबूतरे में लगी कंक्रीट का आयतन ज्ञात कर लेंगे। प्रत्येक को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन को हम सब चबूतरों के बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन को हम सब S15 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम सब चबूतरे में लगी कुल कंक्रीट का कुल आयतन S15 ज्ञात करते हैं। S15 ज्ञात करने के लिए हम सब Sn के Sn = n/2 ओवर n/2 ऑफ 2a + n - 1 × d के सूत्र का प्रयोग करेंगे। Sn के स्थान पे हमें S15 ज्ञात करना है, इसलिए हम सब Sn के स्थान पे S15 लिखेंगे और हमें पदों की संख्या n के स्थान पे 15 लिखना है, तो n/2 के स्थान पे 15/2 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 2a के स्थान पे हम सब 2 का 2 लिखेंगे और a के स्थान पे हमें a की वैल्यू 25/4 लिख देनी है और सूत्र से प्लस उतारेंगे और n - 1 × d के स्थान पे n - 1 के स्थान पे n की वैल्यू 15 और -1 लिख देंगे और इंटू d के स्थान पे 25/4 लिखेंगे। अब हम सब इसे आगे सॉल्व करेंगे। 15/2 को उतार देंगे और ब्रैकेट के अंदर हम सब देख सकते हैं कि 25 × 2 50 हो जाएगा और ओवर 4 उतार देंगे और प्लस का साइन उतारेंगे और नेक्स्ट हम सब ब्रैकेट के अंदर 15 - 1 करेंगे तो हमें 14 प्राप्त होगा और इंटू के रूप में 25 को लिख देंगे और बट्टे में 4 उतार देंगे। तो हम सब देखते हैं कि 15/2 को यूँ उतार देना है और ब्रैकेट के अंदर 50/4 और 14 × 25/4 है, अतः दोनों के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम ही है, अतः इनका एलसीएम भी सेम होगा, इसलिए हम सब इनका एलसीएम सेम लिख देंगे 4 और ऊपर में क्योंकि एलसीएम सेम है इसलिए न्यूमरेटर में भी कुछ चेंजेस नहीं आएगा, वह सिंपली दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 50 का हम सब 50 उतार लेंगे और प्लस का साइन सूत्र से लिखेंगे और 14 × 25 350 होता है तो वो लिख देंगे। आगे इसे हल करेंगे। 15/2 को यूँ उतार देंगे और ब्रैकेट के अंदर 50 + 350 आपस में जुट करके 400 हो जाएंगे और बट्टे में 4 लिख देंगे। तो हमें अब तक 15/2 × 400/4 प्राप्त हो चुका है। हम सब देख सकते हैं कि 4 से 400 100 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो इस प्रकार से हमें अगला स्टेप 15/2 × 100 प्राप्त होगा। अब हम सब 15/2 × 100 को सॉल्व करेंगे तो हम सब देख सकते हैं कि 2 से 100 50 टाइम्स में डिविजिबल है, अतः हम सब 2 से 100 को 50 टाइम्स में घटा लेंगे और अब इस 50 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × 15 750 हो जाएगा। यह 750 हमारे S15 का मान है, जो कि हमारा S15 कुल चबूतरों को बनाने में प्रयुक्त कंक्रीट का आयतन है। अतः इस प्रकार से हमने S15 अतः प्रत्येक को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन S15 ज्ञात कर लिया है, जो कि 750 मीटर क्यूब के बराबर है। यहाँ तक हमने प्रश्नावली 5.4 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।